भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 5। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। विभाजन का तर्क। यह हिंदुस्तान के इतिहास की नियति थी कि बहुत सारी नस्लें और संस्कृतियां उसकी तरफ खींचती चली आईं। बहुतों ने अतिथियों के स्वागत में बिछी हुई इस सरजमी में अपना ठौर बनाया और बहुत सारे काफिले आकर यहाँ रुकते गए। हिंदुओं और मुसलमानों के 11वीं सदी के साझा इतिहास ने अपनी साझा उपलब्धियों से इसकी संस्कृति को समृद्ध बनाया है। हमारी भाषा, हमारी कविता, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा पहनावा, हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज और हमारे जीवन में घटने वाली असंख्य घटनाएं और हर एक चीज़ हमारे साझा प्रयासों की मुनादी करते हैं। इन 1000 सालों की हमारी साझी जिंदगी ने हमें एक साझी राष्ट्रीयता के रूप में ढाला है। चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, हम एक भारतीय राष्ट्र बन चुके हैं जो एक है और अविभाज्य है। कोई भी अतिकल्पना या नकली योजना इस एकता को विखंडित नहीं कर सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अध्यक्षीय भाषण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1940। हिंदुस्तान की समस्या महज एक अंतर सांप्रदायिक समस्या नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान इसी रूप में किया जाना चाहिए। यह महज एक ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान एक साझी राष्ट्रीयता विकसित कर सकते हैं और इस एकीकृत हिंदुस्तानी राष्ट्र का गलत विचार अपनी सीमाओं को पार कर गया है। यह हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है और अगर हम वक्त रहते अपनी कार्रवाइयों को संशोधित करने में नाकामयाब रहे तो यह देश को विखंडन की ओर ले जाएगा। हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक रीति रिवाजों और साहित्य से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं है और हकीकत में वे दो अलग अलग सभ्यताओं से ताल्लुक़ रखते हैं जो मुख्यतः परस्पर विरोधी विचारों और मान्यताओं पर आधारित है। जीवन के बारे में और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना। अध्यक्षीय भाषण 1940। मुस्लिम लीग। क्या हिंदुस्तान का बंटवारा जरूरी था? जब अंग्रेज़ों ने देश छोड़ा तो क्या वे एक एकीकृत देश को अपने पीछे नहीं छोड़ सकते थे? सन 1947 से लेकर आज तक ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसका जवाब देने की प्रक्रिया में हर बार एक पूरक सवाल सामने आ खड़ा होता है कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ ही क्यों? एक अखंड भारत की नॉस्टैल्जिया पाकिस्तान की तुलना में हिंदुस्तान के लोगों में ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी पाकिस्तान के लोगों में भी एक अलग देश बन जाने की वजह से कुछ खो देने की भावना मन में आती रही है। 15 अगस्त 1947 को एक यूनियनिस्ट गठबंधन के एक नेता ने लिखा कि वह पाकिस्तान के वजूद में आने पर कैसा महसूस करता है। उसने लिखा, काश वह पंजाब की एकता को बचाने के लिए कुछ कर पाता। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अंग्रेज़ हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े करके जाना चाहते थे ताकि हमारे बीच कोई वास्तविक समझौता न हो सके। सत्ता हस्तांतरण का दिन इतनी जल्दी तय होने से किसी भी तरह का समझौता नामुमकिन हो गया और मुल्क का बंटवारा ही एकमात्र विकल्प बच गया। हमें फिर से नई शुरुआत करनी होगी और पुराने ढंग से काम करने की कोई उम्मीद नहीं बची है क्योंकि सांप्रदायिक नफरत और एक दूसरे पर अविश्वास की भावना सभी के मन में घर कर गई है। तो फिर पंजाब की एकता या हिंदुस्तान की अखंडता को क्यों नहीं बचाया जा सका? इसके कम से कम 3 अलग अलग जवाब देखने को मिलते हैं। पहला जवाब कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है कि इसके नेतृत्व ने जिन्ना और मुसलमानों को कम करके आंका। दूसरा जिन्ना को जिम्मेदार ठहराता है जो मानवीय आपदाओं की परवाह किए बगैर एक अलग मुल्क की मांग पर अड़े रहे। तीसरा जवाब इसके लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराता है जिन्होंने
अपना राज बनाए रखने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। ऊपर की तीनों आरोप या व्याख्याएं सत्य का कुछ न कुछ अंश लिए हुए हैं। यह सही है कि गांधी और नेहरू ने मुस्लिम लीग के साथ अपने संबंधों में भारी गलतियां की। सन 1920 के दशक में गांधी ने जिन्ना की उपेक्षा और मुल्ला मौलवियों के साथ एक साझे उद्देश्य के लिए तालमेल की कोशिश की। 1930 के दशक में नेहरू ने दंभपूर्वक और गलत तरीके से, जैसा कि बाद में साबित भी हुआ, ये दावा किया कि मुसलमान समुदाय के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग उनके समाजवादी दर्शन का समर्थन करेंगे, न कि एक ऐसी पार्टी का जो धर्म के आधार पर गठित हुई हो। इस बीच मुसलमान धीरे धीरे कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग के समर्थन में आते गए। 1930 के दशक में जब जिन्ना कांग्रेस के साथ एक समझौता करने को इच्छुक हो रहे थे, उन्हें फिर दरकिनार कर दिया गया। लेकिन 1940 के दशक में जब मुसलमान उनके पीछे पूरी तरह गोलबंद हो गए, तो जिन्ना के पास कांग्रेस से समझौता करने की कोई वजह नहीं बची थी। हालांकि यह भी सही है कि जिन्ना के कुछ राजनीतिक फैसले उनकी निजी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे, और यह बात किसी भी व्याख्या को खारिज कर देती है। एक वक्त था जब जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में मशहूर हुए थे और लोग उन्हें संवैधानिक राजनीति के एक बड़े प्रयोगकर्ता के रूप में जानते थे। जब उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक के रूप में अपने आप को ढाला, तब भी अपने निजी जीवन में उन्होंने धर्म को कोई जगह नहीं दी। उन्हें अपनी पसंदीदा व्हिस्की से बहुत प्यार था और कुछ विवरणों के मुताबिक वह हैम सैंडविच भी खाते थे। हालांकि 30 के दशक से वह बड़े जोर शोर से धार्मिक भावनाओं को भड़काने लगे। इस प्रक्रिया की परिणति उनकी सीधी कार्रवाई के आह्वान में हुई। उस दिन से खूनी हिंसा और प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिहिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि आखिरकार मुल्क का बंटवारा जरूरी हो गया। अंत में यह बात भी उतनी ही सही है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ावा देने और इसका स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मार्च 1925 तक, जब साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष अपने वास्तविक रूप में लोकप्रिय जनमानस में जगह बना चुका था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अर्थात इंग्लैंड के भारत मंत्री ने वायसरॉय को लिखा, मैंने हमेशा से हिंदुस्तान के सांप्रदायिक हालात से एक स्थायी और ऊंची उम्मीद पाली है। इंग्लैंड के भीतर उदारवादी चेतना के उदय ने व्यक्ति की निजता की भावना को सर्वोच्च अहमियत प्रदान कर दी थी, लेकिन इसके उपनिवेशों में व्यक्ति को हमेशा इसके शासक समुदाय से नीचे माना जाता रहा था। यह चीज़ सरकारी नौकरियों और राजनीति में साफ तौर पर दिखती थी, जहां हिंदू और मुसलमान कर्मचारियों के बीच एक खास अनुपात रखने की पूरी चेष्टा की जाती थी, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई मुसलमान हमेशा एक मुसलमान को ही अपना नेता चुने। अधिकांश अंग्रेज अधिकारी हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि उनकी जीवन शैली और उनकी उपासना पद्धति उनके अपने धर्म और जीवन पद्धति से बहुत अलग नहीं थी। कुल मिलाकर साम्राज्यवादी नीतियों ने धार्मिक विभेद को बढ़ावा दिया, जिसने हिंदुस्तान में गोरों की सत्ता को मजबूती प्रदान की। कांग्रेस की अदूरदर्शिता, जिन्ना की महत्वाकांक्षा, अंग्रेज़ों की अनैतिकता और हिंदुस्तान के प्रति उनके रवैये ने बंटवारे में अपनी अपनी भूमिका अदा की। लेकिन कम से कम 40 के शुरुआती दशक में ही मुल्क का बंटवारा इसके इतिहास का ज़रूरी हिस्सा बन गया। अगर अंग्रेज सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा नहीं भी देते, तो भी आधुनिक चुनावी राजनीति एक सांप्रदायिक वोट बैंक का निर्माण जरूर कर देती। मुसलमान बड़ी तेज़ी से सिर्फ अपने बारे में या सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचने की दिशा में बढ़ रहे थे। 1927 तक मुस्लिम लीग में महज 1300 सदस्य थे, लेकिन 1944 तक सिर्फ बंगाल में इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी, और पंजाब में इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 2 लाख थी। सभी तबकों के मुसलमान लीग के पीछे लामबंद होने लगे। दस्तकार, श्रमिक, पेशेवर, कारोबारी सभी इस आह्वान के पीछे गोलबंद होने लगे कि इस्लाम खतरे में है
उन्हें यह भय सता रहा था कि एक अखंड भारत में उन्हें ब्राह्मण बनिया राज में मातहत होकर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान का आह्वान पहली बार औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग के द्वारा मार्च 1940 में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने पाकिस्तान की मांग को और व्यापक तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी की मांग को तात्कालिक रूप से रोक कर रखा था। युद्ध के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। कंजर्वेटिव पार्टी के उलट लेबर पार्टी अपने आप को इस बात के लिए नैतिक रूप से बाध्य मानती थी कि उसे हिंदुस्तान की आज़ादी की प्रक्रिया को तेज करना है। हिंदुस्तान के सवाल पर प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फैसला लेने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और जुनून का प्रदर्शन किया, जो उनके पूरे राजनीतिक जीवन के हिसाब से असामान्य फैसला था। लेबर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का कांग्रेस के साथ नज़दीकी रिश्ता था। इनमें से एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, जिन्हें 1946 की शुरुआत में 3 सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन में शामिल करके भारत की आज़ादी की शर्तों को तय करने के लिए भेजा गया था। क्रिप्स और अन्य लेबर नेता जरूर चाहते थे कि अंग्रेज एक अविभाजित भारत छोड़कर जाएं, जहां कांग्रेसी हुकूमत के अधीन शासन चलाया जाए। लेकिन दिसंबर 1945 में मिशन के लिए तैयार किए गए एक नोट ने सुझाव दिया कि ऐसा करना कितना असंभव होगा। इस नोट को पेंडरेल मून ने तैयार किया था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो थे। वे इंडियन सिविल सर्विस में भी रहे थे। मून ने कहा था कि हिंदुओं से देश के बंटवारे पर सहमति ले लेना आसान है, लेकिन मुसलमानों से देश की एकता का आश्वासन पाना आसान नहीं है। अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण से बिना ताकत का इस्तेमाल किए मुसलमानों की इच्छा के खिलाफ हिंदुस्तान को एक करके रखना मुमकिन नहीं था, लेकिन हिंदुओं की इच्छा के खिलाफ इस देश के बंटवारे में ज़रूरी नहीं था कि ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़े, या अगर ऐसा ज़रूरी भी हुआ तो बहुत कम ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मद्रास, बम्बई, यूपी और सेंट्रल प्रोविंस के हिंदू भले ही पंजाब और बंगाल के अपने बिरादरियों के इस सुर का समर्थन करते हों कि भारत माता के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन एक धर्म युद्ध की स्थिति में उनके पास शायद ही ये इच्छा शक्ति या ताकत हो कि वे अपने उन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें। अगले कुछ महीनों में होने वाली घटनाओं ने इन टिप्पणियों के सटीक होने का समर्थन कर दिया। 1946 के शुरुआत में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में मत देने का अधिकार कुछ खास पढ़े लिखे लोगों और एक खास सीमा तक संपत्तिशाली वर्गों को ही दिया गया था। पूरी वयस्क आबादी की करीब 28% ही मतदान में भाग लेने के काबिल मानी गई, लेकिन ब्रिटिश भारत के अधीन जितने इलाके थे उनमें फिर भी करीब 4 करोड़ 10 लाख लोग मतदान के काबिल थे। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति के लोकप्रिय होने के साथ साथ इसमें 2 विपरीत खास बातें थीं। पहली, एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाती थी, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक अमन चैन की आकांक्षा पैदा करती थी, जबकि दूसरी बात भय पैदा करती थी। किसी दूसरे समुदाय को इस बात से भय लगता था कि कहीं कोई ऐतिहासिक शत्रु उससे बदला लेने पर उतारू न हो जाए। सन 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद के आधार पर चुनाव लड़ा। इसकी योजनाओं में सकारात्मक मुद्दों की कमी नहीं थी। पार्टी ने भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकार और अन्य दूसरी बातों पर जोर दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने दूसरी तरफ भय की भावना का प्रचार किया। उसने मुसलमानों से कहा कि अगर उन्हें अपना अलग मुल्क नहीं मिला तो वे एक संयुक्त हिंदुस्तान में हिंदुओं के वर्चस्व तले कुचल दिए जाएंगे। दरअसल लीग उस चुनाव के माध्यम से एक जनमत संग्रह करवा रही थी। जिन्ना ने एक चुनावी सभा में कहा, यह चुनाव अंत की शुरुआत है। अगर इस चुनाव में मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते हैं तो हम आधी लड़ाई अभी जीत जाएंगे। अगर हम लड़ाई के पहले ही चरण में नाकामयाब हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिन्ना का यह संदेश उनके काडरों द्वारा
जोर शोर से आम मुसलमानों में फैलाया गया। बिहार में मुस्लिम लीग की प्रांतीय शाखा ने अपने समर्थकों से कहा कि उन्हें वोट डालने से पहले ये देखना चाहिए कि उनके वोट से राम राज्य के किले का निर्माण होगा या इससे एक आज़ाद मुस्लिम राष्ट्र या इस्लामी राज्य का गठन होगा। पंजाब में लीग के एक चुनावी पोस्टर ने कुछ अर्थपूर्ण शब्दों का जोड़ा पेश किया जिनके मायने एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। इस पोस्टर में लोगों से कहा, दीन बनाम दुनिया, जमीर बनाम जागीर या हक कोशी बनाम सफ़ेद पोशी। इसमें से हर एक शब्द समूह में पहला शब्द मुसलमानों से पाकिस्तान का समर्थन करने का आह्वान कर रहा था, जबकि दूसरा शब्द हिंदुस्तान को इंगित कर रहा था। लीग के प्रोपेगेंडा ने लोगों से जाति और कुनबे से ऊपर उठकर सोचने की अपील की। एक पोस्टर ने आह्वान किया कि इस्लाम के नाम पर संगठित हो, एक हो। मुसलमानों से सिर्फ कौम के नाम पर वोट देने और काम करने को कहा गया। इसमें छात्र स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई, जो पूरे देश में घर घर घूमकर लोगों के बीच इसका प्रचार करते थे। चुनाव के नतीजों ने लीग के प्रचार अभियान पर ज़बरदस्त मुहर लगा दी। पूरे हिंदुस्तान में सूबा दर सूबा सामान्य सीटों पर कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि मुस्लिम सीटों पर लीग ने भारी जीत दर्ज की, जिसने मुसलमानों के लिए अलग देश के एकमात्र मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। उदाहरण के लिए बंगाल प्रांत में लीग ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित 119 सीटों में से 114 सीटों पर जीत दर्ज की। चूँकि राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 250 थी, तो इसे सरकार बनाने लायक बहुमत के लिए बहुत कम समर्थन की ज़रूरत थी। संयुक्त प्रांत में कुल 228 सीटों में से कांग्रेस ने 153 पर जीत दर्ज की और सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस की इस विशाल जीत के पीछे एक बड़ी हार भी छुपी हुई थी। राज्य में मुसलमानों के लिए 66 सीटें सुरक्षित की थीं, जिसमें से 54 सीटों पर जीत दर्ज कर लीग ने मुस्लिम जनमत का इशारा साफ कर दिया। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे दक्षिणी प्रांत मद्रास से आए, जहां जिन्ना के वफादार से वफादार समर्थकों ने भी एक संभावित पाकिस्तान का कभी दावा नहीं किया था। यहां कुल 215 सीटों में से कांग्रेस को 165 पर जीत दर्ज हुई, लेकिन लीग ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित सारी की सारी 29 सीटें जीत लीं। कुल मिलाकर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ने 80.9% मत प्राप्त किया, जबकि मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों पर लीग ने 74.7% मत हासिल किए। जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए तो लीग के अखबार डॉन ने दावा किया कि जिन लोगों को जनता ने इस बार चुनकर विधानसभा में भेजा है, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे पाकिस्तान हासिल करें। केंद्रीय विधानपालिका और प्रांतीय विधानपालिका के बाहर और भीतर यही और सिर्फ यही एक ऐसा कर्तव्य है जिसे प्राथमिकता के आधार पर करने की ज़रूरत है। फैसला लेने का वक्त खत्म हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि इसे लागू किया जाए। यह खबर डॉन अखबार में 7 अप्रैल 1946 को छपी थी। 3 दिन के बाद जिन्ना ने नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई, जिसमें मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनकर आए 400 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में एक आज़ाद पाकिस्तान की मांग फिर से दोहराई गई। मई की शुरुआत में जिन्ना ने शिमला में एक सम्मेलन में भाग लिया, जहां कैबिनेट मिशन के द्वारा संयुक्त भारत के लिए किसी समाधान को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। अगले 2 महीनों तक कई तरह के मसौदे वितरित किए गए, जिसमें एक राष्ट्र की बात कही जा रही थी, लेकिन उसमें शामिल राज्यों को अपनी मर्जी से उससे अलग हट जाने की आज़ादी का प्रस्ताव किया जा रहा था। इस शर्त पर कांग्रेस और लीग दोनों ही राजी नहीं हुई कि एक प्रस्तावित संघ से कोई राज्य अपनी मर्जी से शामिल या अलग हो सकता है। विवाद का दूसरा बिंदु जिन्ना की वह जिद थी, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वार्ता में अपनी तरफ से किसी मुसलमान को नामांकित नहीं कर सकती है।
अब जिन्ना कड़ी सौदेबाजी पर उतर आए। उन्हें मालूम था कि उनके पीछे पूरा मुसलमान समुदाय गोलबंद है। जून 1946 तक यह साफ हो गया कि कोई भी समाधान निकल नहीं पा रहा है। कैबिनेट मिशन लंदन लौट गया। लीग के नेताओं ने 29 जुलाई को एक बैठक की और कहा, मुस्लिम राष्ट्र के लिए वक्त आ गया है कि वे अब पाकिस्तान हासिल करने के लिए सीधी कार्रवाई करें और अपने उचित मांगों को सामने रखें। लीग ने कहा कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि अपनी इज्जत बचाई जा सके और मौजूदा ब्रिटिश गुलामी और आने वाले वक्त में सवर्ण हिंदुओं के अपमानजनक वर्चस्व से मुक्ति पाई जा सके। 2 सप्ताह के बाद सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाने वाला था और साथ ही वो दिन संयुक्त भारत के सपनों के अंत की शुरुआत भी साबित होने वाला था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।